नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम स्नातक तृतीय वर्ष के अंतर्गत चलने वाले प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक में समझौतावादी विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें हमने हॉब्स को पढ़ा, हॉब्स के बारे में चर्चा की और अब हम जॉन लॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जॉन लॉक के बारे में हमने जीवन परिचय, उनकी प्राकृतिक अवस्था, उनकी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, उनके सामाजिक समझौतों के सिद्धांत के बारे में पढ़ा और आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत जॉन लॉक के सरकार सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को मनुष्यों ने समझौते द्वारा समाप्त करके नए समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य अपनी कठिनाइयों को दूर करना तथा अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना था। लॉक कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी सामाजिक अवस्था थी। उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी और उस असुविधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने एक समझौता किया और समझौते के माध्यम से उस प्राकृतिक समझौता होते ही वह प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो जाती है और नए समाज की स्थापना हो जाती है और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक अवस्था में कठिनाई आ रही थी और अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा में जो दिक्कत थी उनको दूर करना। जनता ने शासक को सभी अधिकार नहीं सौंपे, केवल वही अधिकार दिए जिससे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। जॉन लॉक का मानना है कि समझौते के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति ने केवल वे अधिकार समाज को समर्पित किए जिनसे उसके संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हो सके। लॉक ने सरकार को सरकार न कहकर ट्रस्ट का नाम दिया है, जिसे जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य है कि ट्रस्ट के अनुसार काम करें और यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है तो समुदाय को सरकार भंग करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार लॉक कहता है कि जनता को सरकार से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, सरकार को जनता के अधिकार प्राप्त नहीं। सरकार को सरकार ने कहकर जॉन लॉक ने उसको ट्रस्ट कहा है और ट्रस्ट की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार ही काम करेगी। अगर वो मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है तो जनता को उसको भंग करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में जॉन लॉक विस्तार से बताता है। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय अथवा समाज की स्थापना हो जाने के बाद सरकार की स्थापना किसी समझौते द्वारा नहीं बल्कि एक विश्वस्त न्यास या ट्रस्टी के द्वारा हुई। लॉक का सरकार को समाज के अधीन रखना इस बात पर जोर देता है कि सरकार जनहित के लिए बनी है। इस प्रकार लॉक के इन विचारों से निष्कर्ष निकल के आता है कि लॉक सरकार को समाज के अधीन रखता है, मतलब समाज के नियमों के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है जनहित। उसकी निर्माण का आधार भी जनहित ही है। अपने कार्यों में असफल रहने पर सरकार को बदला जा सकता है। लॉक के अनुसार राज्य एक समुदाय है जो लोगों के समझौतों द्वारा संगठित किया जाता है, परंतु सरकार वह है जिसे वह समुदाय अपने कर्तव्यों को व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए एक न्यास की स्थापना करके स्थापित करता है। लॉक का मानना है कि समुदाय बिना संप्रभु के सहयोग के इस ट्रस्टी की स्थापना करता है। लॉक ने कहा है कि शासन के विघटन होने पर भी राज्य कायम रहता है। लॉक का शासन और सरकार सिर्फ जनता की ट्रस्टी हैं। इस प्रकार लॉक का शासन या सरकार सिर्फ जनता की ट्रस्टी है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी शक्तियों का स्रोत जनता है, मूल समझौता नहीं। इस प्रकार जॉन लॉक एक उत्तरदायी सरकार की नींव रखता है जो सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। अगर वो जनता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं करती तो जनता को उसको हटाने का अधिकार जनता के पास होता है। इस प्रकार को जॉन लॉक को उत्तरदायी सरकार के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं कि जॉन लॉक सरकार के क्या क्या कार्य बताता है।
सरकार की स्थापना के बाद जॉन लॉक सरकार के कार्यों पर भी चर्चा करता है। जॉन लॉक ने सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। लॉक ने कहा है कि मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। लॉक के अनुसार सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं। सरकार का सर्वप्रथम कार्य है व्यवस्थापिका के माध्यम से समस्त विवादों का निर्णय करना, जीवन को व्यवस्थित करना, उचित अनुचित न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना। दूसरा कार्य है सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य, जैसे युद्ध की घोषणा करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, शांति स्थापित करना तथा अन्य राज्यों से संधि करना व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना। सरकार का तीसरा प्रमुख कार्य है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। यह कार्य एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना से संबंधित है जो कानूनों के अनुसार विवादों का निर्णय कर सके। इस प्रकार जॉन लॉक सरकार के 3 प्रमुख कार्य बताता है: व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, तीसरा प्रमुख कार्य न्यायपालिका या व्याख्या करने संबंधी कार्य। लॉक के अनुसार सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियां धरोहर मात्र हैं, वह जनता द्वारा स्थापित न्यास है जिसे समाज को वापस लेने का अधिकार है। जब सरकार ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे तो उसे बदलने का अधिकार जनता के पास है। लॉक के अनुसार कार्यों के अलग अलग होने से सरकार के 3 अंग इसका संपादन करेंगे। लॉक कहता है कि सरकार को जो भी शक्तियां प्राप्त है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी, वो उसकी स्वेच्छाचारी या परमानेंट शक्तियां नहीं हैं। सरकार की जो शक्तियां हैं वो धरोहर मात्र हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक ट्रस्टी के रूप में इस बात के लिए दी जाती है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की, प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके और जो अव्यवस्था थी उसको व्यवस्था में बदल सके। अगर वो इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती है तो जनता को सरकार को भंग करने की शक्ति होती है और सरकार को बदलने की शक्ति होती है। सरकार को बदला जा सकता है। सरकार में का कमिटमेंट होता है कि वो उसके प्राकृतिक अधिकारों की और प्राकृतिक व्यवस्था को दूर करने की शर्त रखे। अगर वो इस शर्तों को पूरा नहीं करती है तो उसको हटा सकती है। जो सरकार इन शर्तों को पूरा करेगी वो ही इस शक्तियों का प्रयोग करेगी। इस प्रकार लॉक ने 3 अलग अलग कार्य बताए सरकार के, उनको अलग अलग अंग करेंगे। इस प्रकार सरकार के 3 अंग की व्याख्या की है जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए सरकार के 3 अंगों को कार्य सौंपकर उनका निराकरण किया है। ये 3 अंग है विधान पालिका या व्यवस्थापिका। सरकार न्याय तथा अन्याय का मापदंड, समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए एक सामान्य मापदंड निर्धारित करती है। विधान पालिका समुदाय की सर्वोच्च शक्ति को धरोहर के रूप में प्रयोग करती है, फिर भी शासन के अंदर वह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च होती है। शासन के स्वरूप को निर्धारण इसी बात से होता है कि विधायिनी शक्ति का प्रयोग कौन करता है। लॉक का मानना है कि यदि वह शक्ति निरंकुश शासक के हाथ में है तो जनता का जीवन कष्ट में हो जाता है। लॉक ने कहा है कि विधान पालिका की शक्ति निरंकुश नहीं है, उसे मर्यादा में रहकर कार्य करना पड़ता है। वह मनमानी नहीं कर सकती। उसकी शक्तियों का प्रयोग केवल जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हो सकता है। वह केवल समाज के हित में कार्य करेगी, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती। उसे नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है और वह अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग दूसरे को नहीं दे सकती। विधान पालिका सर्वसम्मति के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करती है। इस प्रकार दूसरा अंग है कार्यपालिका, वह शासन का दूसरा प्रमुख अंग है। लॉक से कानून लागू करने के अतिरिक्त न्याय करने का भी अधिकार प्रदान करता है। अतएव कार्यपालिका को न्यायपालिका से अधिक शक्तियां प्रदान की है। वह एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति है जो कानून के अनुसार व्यक्तियों को आपस में झगड़ों का निर्णय करती है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून को लागू करते समय यह संभावना रहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ, प्रतिशोध, क्रोध से प्रभावित हो सकता है। उसकी सहानुभूति संसद के साथ होते हुए भी उसने शासक की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए शक्तियों का विभाजन किया है। उसने कार्यपालिका को न्याय संबंधी अधिकार इसलिए दिए क्योंकि विधान पालिका तो कुछ समय के लिए सत्र में रहती है, जबकि कार्यपालिका तो सदा जरूरत
कार्यपालिका तो सदा ही अस्तित्व में रहती है और हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कार्यपालिका को जन कल्याण में कानून को बनाने का अधिकार है। वह उसका विशेष अधिकार लौकिक कार्यपालिका विधानपालिका की उसी प्रकार ट्रस्टी है जिस प्रकार उसकी विधानपालिका समस्त समुदाय की है। इस प्रकार जॉन लॉक संसदीय शासन व्यवस्था के आधार पर अपने सरकार संबंधी विचारों को प्रकट करता है और संसदीय व्यवस्था को सार्थक साबित करता है। संघ पालिका नामक अंग, इस अंग का कार्य दूसरे देशों के साथ संधियां करना है। इसका संबंध विदेश नीति से है। यह अंग दूसरे लोगों की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए विदेशों में प्रबंध करती है। युद्ध की घोषणा करना, शांति की स्थापना करना, दूसरे राज्यों से संधि करना इस संघ पालिका की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। संघ पालिका शक्ति के क्रियान्वयन के लिए शासन के पृथक अंग की व्यवस्था न कर लॉक से कार्यपालिका के अधीन ही रखने का सुझाव देता है। लॉक का मानना है कि विधानपालिका के कानूनों द्वारा संघीय शक्ति का संचालन नहीं हो सकता। इसका संचालन तो प्रखर बुद्धि और गहन विवेक वाले व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। इन कार्यपालिका के इन सरकार के अंगों का वर्णन करने के बाद लॉक सरकार के विभिन्न रूपों की बात करता है। उनमें प्रमुखतः 3 रूप बताता है। लॉक के अनुसार सरकार का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि बहुमत समुदाय अपनी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करना चाहता है। इस आधार पर सरकार के 3 रूप हो सकते हैं। जनतंत्र, यदि व्यवस्थापिका शक्ति समाज स्वयं अपने हाथों में रखता है तथा उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो शासन का स्वरूप जनतंत्रीय कहलाता है। यदि समाज की व्यवस्थापिका शक्ति बहुमत के द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों को दी जाती है तो सरकार का अल्पतंत्र रूप कहलाता है। यदि व्यवस्थापिका शक्ति केवल एक व्यक्ति को दी जाती है तो शासन का यह रूप राजतंत्रात्मक कहलाता है। इस प्रकार जॉन लॉक सरकार के 3 रूपों की बात करता है: जनतंत्र, अल्पतंत्र, राजतंत्र। इन सरकार संबंधित विचारों की व्याख्या करने के बाद लॉक सरकार के 3 अंग की स्थापना करता है और तीनों अंगों को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है और एक स्वतंत्र छोड़ने के साथ एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने की बात करता है, जिसमें व्यवस्थापिका का निर्माण, व्यवस्थापिका जिस प्रकार समाज के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका उसी तरह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी जिस तरह व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो इस प्रकार वो शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था की भी बात करता है। लॉक ने सरकार के 3 अंगों की स्थापना करके विधायिका तथा कार्यपालिका में स्पष्ट और अनिश्चित पृथकता स्वीकार की है और कार्यपालिका को विधायिका के अधीन बनाया है। लॉक इन दोनों शक्तियों के एकीकरण पर असहमति जताते हुए कहता है कि जिन व्यक्तियों के हाथों में विधि निर्माण की शक्ति होती है उनमें विधियों को क्रियान्वित करने की शक्ति अपने आप में ले लेने की प्रबल इच्छा हो सकती है, क्योंकि शक्ति हथियाने का प्रलोभन मनुष्य का एक महान दुर्बलता है। लॉक ने कहा है कि कार्यपालिका का सत्र हमेशा चलना चाहिए, विधानपालिका के लिए ऐसा आवश्यक नहीं। यद्यपि लॉक शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है, परंतु कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्य एक ही हैं, एक ही अंग को सौंपने को तैयार है। वेपर का मत है कि लॉक ने उस शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया जिसे हम आगे चलकर अमेरिका के संविधान में पाते हैं। अमेरिका के संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण का तात्पर्य है कि शासन का कोई भी अंग अन्य अंगों से सर्वोच्च नहीं है, जबकि लॉक ने विधायिका की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया है। अतः लॉक का दर्शन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का असली जनक नहीं है, उसके दर्शन में तो बीज मात्र देखे जाते हैं। मतलब पूर्णतः शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो वर्तमान में अमेरिका में अपनाया गया है और उसके बाद अंशतः भारत में अपनाया गया है, उसके बीज लॉक के दर्शन में देखने को मिलते थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की पालना करने की बात नहीं कही थी। वो एक हद तक दोनों अंगों को पृथक रखते थे, बाकी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन रखने की बात करते थे। सरकार
की सीमाओं की बात करते हैं कि सरकार की क्या क्या सीमाएं होती है। जॉन लॉक कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता, वह कानूनी सार्वभौम की लोकप्रिय सार्वभौम को सौंप देता है। वह एक ऐसी सरकार के पक्ष में है जो शक्ति के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है तथा बहुत सी सीमाओं से सीमित है। लॉक की सरकार की प्रमुख सीमा है, वह सरकार के जनहित के विरुद्ध कोई आदेश नहीं दे सकती, वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन, उन्हें कम या समाप्त नहीं कर सकती, वह निरंकुशता के साथ शासन नहीं कर सकती, उसके कार्य कानून के अनुरूप ही होने चाहिए, वह प्रजा पर बिना किसी सहमति के कर नहीं लगा सकती, इसके कानून प्राकृतिक कानून या दैवीय कानूनों के अनुसार ही होने चाहिए। तो इसीलिए लॉक की सरकार को सीमित सरकार कहते हैं, क्योंकि उसके कार्यों पर बहुत सारी सीमाएं हैं। वो एक निश्चित सीमाओं में रहकर ही अपना काम कर सकती है, एक ट्रस्टी के रूप में काम कर सकती है, इसलिए लॉक की सरकार को सीमित सरकार भी कहा जाता है। इन समस्त बातों की चर्चा करने के बाद लॉक की सरकार संबंधी या सीमित सरकार संबंधित विचार की जो आलोचनाएं की जाती है उनकी चर्चा करना आवश्यक है। उनमें प्रमुख आलोचनाएं हैं, राज्य व सरकार में भेद को स्पष्ट नहीं किया। लॉक ने इनके प्रयोग में स्पष्टता नहीं दिखाई है, कभी दोनों को समान अर्थ में प्रयोग किया है, कभी राज्य को सरकार के अधीन माना है। दूसरा, लॉक के राज्य के वर्गीकरण अवैज्ञानिक है, उनका वर्गीकरण राज्य का नहीं सरकार का है, क्योंकि उसने विधायिनी शक्ति को सरकार का तत्व है के आधार पर राज्य का वर्गीकरण किया है। विधायिका शक्ति का समुचित प्रयोग नहीं कर सकती। लॉक के सिद्धांत में समुदाय की शक्ति ट्रस्ट के रूप में सरकार की विधानपालिका शक्ति के पास आती है, परंतु उसे अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता। समुदाय की शक्ति तभी सक्रिय होती है जब सरकार का विघटन होता है। लॉक के पास सरकार हटाने का कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसके आधार पर निर्णय किया जा सके कि सरकार ट्रस्ट का पालन कर रही है या नहीं। यह भी प्रश्न है कि यह कौन निर्णय करे कि सरकार ट्रस्ट के विरुद्ध काम कर रही है, इसके बारे में लोगों की राय कैसी जानी जाए। उपयुक्त आलोचनाओं के बाद कहा जा सकता है कि लॉक का यह सिद्धांत एक सैद्धांतिक संकल्पना मात्र है, व्यावहारिक नहीं। फिर भी आधुनिक शासन प्रणालियों में सरकार के जिन अंगों और कार्यों की मान्यता मिली है वे लॉक के दर्शन का महत्व सिद्ध करते हैं। अतः लॉक का सीमित सरकार का सिद्धांत आधुनिक युग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समस्त आलोचनाओं के बाद भी जो लॉक ने कल्पना के रूप में जिन समझौते की और समझौते के माध्यम से जो सरकार की स्थापना या राज्य की स्थापना करता है, उन सिद्धांतों को वर्तमान राज्यों के व्यवहारिक राजनीतिक सिस्टम में स्थान दिया गया है। इस बात से सिद्ध होता है कि वर्तमान में भी जो जॉन लॉक का सीमित सरकार का सिद्धांत है वो प्रासंगिक है, उपयोगी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक का सीमित सरकार का सिद्धांत वर्तमान युग के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज के व्याख्यान में इतना ही। आगे के व्याख्यान में हम जॉन लॉक के क्रांति संबंधित विचार और अन्य विचारों के बारे में चर्चा करेंगे।